हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट तक पहुंचते हैं और फिर उसी डिटर्मिनेंट को हम लोग यूज करके फिर से हम लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को शुरू करने से पहले आप ये जान ले कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन के यूज से ही हम लोग डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट तक पहुंचेंगे। यानी उसका जो कोफिशिएंट्स होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, उसके कांस्टेंट के एक रिलेशन से हम लोग डिटर्मिनेंट तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। इन ऑर्डर टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इजीली, यानी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। अब लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके पास ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वेरिएबल्स है इसका पावर कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। या और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। या फिर इस तरह से भी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है इसका पावर कितना है? 1 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होमोजीनियस और दूसरा लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब आते हैं लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन पे। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि ए लीनियर इक्वेशन is said to be linear homogeneous equation if the sum of power of variables is 1। अभी हम ये आपको बताए कि किसी भी इक्वेशन का जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। मगर यहाँ पर एक बात आ रही है कि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखते हैं ये सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू 0। मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ आप देख रहे हैं इसका पावर कितना है? 1 है, 1 है। तो 1 तो है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। बट पावर ऑफ सम ऑफ पावर कहाँ है यहाँ पे? तो देखते हैं इसको थोड़ा सा, और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ax टू द पावर 1 y टू द पावर 0 प्लस bx टू द पावर 0 y टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पावर है वेरिएबल्स का, इसका अगर हम सम करें तो ये 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ भी देख लीजिए ये क्या है? 0 प्लस 1 कितना होगा? वो 1 होगा। इसीलिए इस डिफिनेशन में ये बोला गया है कि इफ द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1। तो ये जो मेरा इक्वेशन है ये क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस इन x एंड y। ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस है x एंड y में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 3 वेरिएबल में और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जैसे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। यहाँ भी जो भी वेरिएबल्स हैं उसका पावर कितना है? 1 है। तो फिर ये भी क्या होगा? मेरा होमोजीनियस इक्वेशन होगा, क्योंकि हर जगह जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर कितना है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अब सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझते हैं। देखते हैं इसको हम फिर वापस से इसको ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 y टू द पावर 0 एंड z टू द पावर 0। ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस b x टू द पावर 0 y टू द पावर 1 और z का पावर 0।
ऐसा लिख सकते हैं इसको, y टू द पावर 1 को। फिर आ जाइए प्लस c x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, जो भी वेरिएबल्स का पावर है यहाँ पे, ये सब का सम कितना हो रहा है, 1 है। जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर का सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको, जो भी वेरिएबल्स है उसके पावर का सम 1 होने वाला है। तो इसीलिए हमने डिफिनेशन में ये बात लिखा कि इफ द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1। ऐसे जो भी इक्वेशंस है अगर उसका डिग्री या पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बट इसको थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं एंड नॉन होमोजीनियस किसको बोलते हैं, उसके लिए इफ द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1, तो यहां से ये बात क्लियर है कि हाँ कि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो रहा है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। और ये किस में होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस इन x, y एंड z में। तो ये पहला जो इक्वेशन है वो x एंड y में, यानी 2 वेरिएबल में वो होमोजीनियस है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका वो क्या है, x, y और z में होमोजीनियस है। यानी दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके इक्वल में अगर 0 आ जाए वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जो होमोजीनियस ना हो, सिंपल सी बात है। तो अ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इफ इट इज नॉट होमोजीनियस। वेरी सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये है लीनियर इक्वेशन बट ये होमोजीनियस नहीं है। अब कैसे नहीं है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ भी जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर कितना है, 1 है, तो लीनियर तो है ही है। बट नॉन होमोजीनियस कैसे है, इस चीज़ को सब क्लियर कीजिए ना। तो देखते हैं इसको हम इस तरह से फिर से वापस से ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 y टू द पावर 0 प्लस b x टू द पावर 0 y टू द पावर 1। और इधर में हम x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 भी 1 होता है, y टू द पावर 0 भी 1 होता है, यानी है तो ये c ही। और इधर में भी देख लीजिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 प्लस 1 1 होगा। बट इक्वल के इस साइड में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो 0 प्लस 0 यानी ये आपका 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पर भी 1 हो रहा है। तो ऐसा अगर हो गया तो क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है मीन्स नॉन होमोजीनियस है। तो ये जो मेरा इक्वेशन है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस इन x एंड y। ये जो इक्वेशन है मेरा नॉन होमोजीनियस है x एंड y में। तो अब 3 वेरिएबल में हम लोग लेके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d ले लेते हैं। यानी अब इक्वल के इस साइड में क्या है, कुछ हम कांस्टेंट को रख रहे हैं। होमोजीनियस में क्या था, 0 था, बट यहाँ हम लोग कोई कांस्टेंट लेके रख रहे हैं, इसी के वजह से ये नॉन होमोजीनियस हो रहा है। तो हम इसको रीराइट करते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 y टू द पावर 0 एंड z टू द पावर 0 प्लस b x टू द पावर 0 y टू द पावर 1 एंड z टू द पावर 0 प्लस c x टू द पावर 0 y टू द पावर 0 एंड z टू द पावर 1। और इधर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, d के साथ x टू द पावर 0 y टू द पावर 0 एंड z टू द पावर 0। अब देख लेते हैं अब क्या होने वाला है, सम करके देखते हैं वेरिएबल्स के पावर को। तो यहाँ पर जब हम इसका सम करते हैं 1 हो रहा है, यहाँ भी जब इसको हम सम करेंगे पावर्स को, 0 प्लस 1 प्लस 0 1 हो रहा है,
यहाँ भी अगर हम इसको सम करते हैं तो ये भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। बट इक्वल के इस साइड में क्या हो रहा है, ये सम करने पे वो 0 हो रहा है। तो इससे ये बात हुआ कि ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये जो मेरा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये भी क्या है मेरा, नॉन होमोजीनियस है इन एक्स वाई एंड जेड में। तो इस तरह से आपको होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तब अब हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं किस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन के को यूज करके हम लोग वहाँ से डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंसीडर हम लोग करते हैं, कंसीडर 2 लीनियर इक्वेशंस। एक लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इक्वेशन 2 में डाल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना एक्चुअली पर्पस है नहीं मेरा, यहाँ पे मेरा पर्पस है डिटर्मिनेंट तक पहुँचना। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट तक। तो फ्रॉम 1 से a1x इज इक्वल टू माइनस b1y हो जाएगा, ठीक है। प्लस को इधर कर लेंगे, वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से x कितना हो जाएगा, माइनस b1 बाई a1 इंटू वाई। x निकाल लिए यहाँ से हम। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या होने वाला है इक्वेशन 2 से, क्या है आपका यहाँ a2x है ना। x का वैल्यू यहाँ कितना निकाले, माइनस b1 बाई a1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस b1 बाई a1 इंटू वाई प्लस क्या है इक्वेशन 2 में b2y। तो इसको हम लोग b2y रख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या है, y कॉमन है मेरा, y कॉमन कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस a2b1 बाई a1 एंड प्लस b2 इज इक्वल टू 0। फिर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a1 और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस a2b1 अब प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर a1b2 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं a1b2 माइनस a2b1 और इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर इधर लेके आते हैं तो ये मेरा 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट तक। देखते हैं अब ये y इंटू ये जो कांस्टेंट का जो एक रिलेशन है, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक 0 के बराबर हो रहा है। तो अगर सपोज कि अगर दो नंबर a इंटू बी 0 हो रहा है तो यहाँ से क्या है, या तो a 0 होगा या फिर क्या हो जाएगा, b 0 हो रहा है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से y इंटू ये टर्म अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक क्या है, 0 है। तो अगर इफ y नॉट इक्वल टू 0 है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि अगर y यहाँ पर 0 नहीं है, अगर y 0 होता है तो यहाँ से x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि y 0 मेरा नहीं है। तो y अगर 0 नहीं है तो फिर कौन 0 होगा मेरा, a1b2 माइनस a2b1, ये मेरा क्या हो जाएगा,
0। अब यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट है। अब देखते हैं, यहीं से अब हम लोग, अब लीनियर इक्वेशन का यूज खत्म है। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि अब डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं और कैसे उसको हम लोग रिलेट करते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसका जो ये मेरा लेफ्ट हैंड टर्म वाला जो एक्सप्रेशन एक आया मेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कैसे उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो देखिए, द लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज, वो जो आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है क्या है, देख लीजिए एक बार फिर से, a1b2 माइनस a2b1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वापस से, a1b1 a2b2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। क्या कहलाएगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। अब यहां पर एक नया बात आ गया, क्या, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों बोलेंगे, तो देखते हैं 1 बाई 1 रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, तब हम लोग फिर ऑर्डर पे आते हैं। तो इसको हम लोग a1 b1 a2 b2, ये मेरा एक क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 का। अब ऑर्डर 2 क्यों बोलते हैं, पहले देखते हैं कि ऑर्डर 2 कहने का क्या रीज़न है। तो जो भी इस तरह से एलिमेंट्स है इसमें हॉरिजॉन्टली, जो इस यानी इस डिटर्मिनेंट में जो इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी एलिमेंट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे, ठीक है। और फिर लिखते हैं इसी को a1 b1 a2 b2, ठीक है। और वर्टिकली जो भी अरेंज्ड है इसमें एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम। तो हॉरिजॉन्टली जो भी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। और जो वर्टिकली अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर जो a1 b1 a2 b2 ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो क्या है, फिर से हम लिखते हैं इसको a1 b1 a2 b2। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल रो है, इसमें 2 है। यानी कहने का मतलब ये मेरा फर्स्ट रो है और ये मेरा सेकेंड रो है। देख सकते हैं इसमें फिर वर्टिकली कितना है, 2 कॉलम्स है इसमें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम 1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम 2। यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कहने का यह मतलब हुआ कि उस डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। यानी फाइनली हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2, और इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2, और इसी 2 × 2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड ऑर्डर या ऑर्डर 2। तो अब बात क्लियर है यहाँ पर कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर क्या हुआ, रोज क्या हुआ, कॉलम्स क्या हुआ। तो अब हम लोग फिर देखते हैं इस पे आगे
जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे कि A1 B1 A2 B2, जो मेरा इक्वेशन 3 का जो एक्सप्रेशन था वो कैसे रिलेट हुआ था, तो फिर हम वापस से हम ये जो एक्सप्रेशन था मेरा वहाँ से हम डिटर्मिनांट पर आए थे, मगर अब उसको भूल जाइए, क्योंकि अब हमको डिटर्मिनांट से अब वहाँ पे जाना है कि ये डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा। तो देखते हैं क्या था इक्वेशन 3 में आपको A1 B2, A1 B2 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ था। क्या हुआ था? ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ था। तो करते हैं, यानी A1 B2 एक बार देख लेते हैं उसको। यही है A1 B2 माइनस A2 B1, यानी A1 B2 से मल्टीप्लाई है, उसके बाद बीच में फिर क्या है आपका माइनस साइन है। तो क्या करना है, A1 B2 यानी A1 और B2 क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई कर लिए। बीच में क्या था, माइनस साइन, तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद फिर क्या है, A2 B1 यानी A2 B1। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, A1 B2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर बीच में मेरा क्या होगा, माइनस साइन होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस पे और वहाँ से हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 6, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर बताया कि पहले इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 और माइनस करना है 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 -3 4 एंड 6 है। इसमें भी क्या करना है, पहले इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12 माइनस, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × -3 -12, तो ये कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 12 + 12 दैट इज 24। और छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, देखते हैं sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। क्या करना है इसमें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट स्टेप में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस, तो माइनस है यहाँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये इस पर बेसिक 1-2 क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है इस पे, तो अब समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर और भी बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को लेके आते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं, मान लेते हैं 3 हम लोग लीनियर इक्वेशन लेते हैं। पहला है a1x + b1y + c1 = 0, इसको इक्वेशन 1 मानिए। सेकेंड a2x + b2y + c2 = 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड a3x + b3y + c3 = 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग तीसरे में रखेंगे और फिर वहाँ से जो कोफिशिएंट का जो रिलेशन होगा वहाँ से हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए x लेते हैं, तो x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या है,
इसमें हम ये आप क्लास 10th में पढ़े थे कि किस तरह से दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यूज से सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे अब हम एक x ले रहे हैं तो x को हम लोग कवर कर लेंगे और इधर जो भी y का जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है इसको पहले आपको लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कवर कर लेते हैं और इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो B2C3 हो जाएगा, ये B2C3 और माइनस करेंगे और फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो B3C2 क्या हो जाएगा, ये B3C2। उसके बाद फिर क्या करेंगे, y को सिलेक्ट करेंगे तो y लिखते हैं, ठीक है। अब y को फिर कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे C2A3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं A3C2 और फिर माइनस देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो A2C3 ये कितना हो जाएगा, A2C3। और C के लिए, इसके लिए कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1 ले लेते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर से A2B3, ये आपका A2B3 माइनस A3B2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A3B2। तो इस तरह से हम लोग x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और फिर क्या कर लेंगे 1 लेके जो भी कोफिशिएंट है उसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरह हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x जो आपका हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2 बाई A2B3 माइनस A3B2, ये x हो गया आपका। और y निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे। x के लिए इसको और इसको इक्वेट किए हम, y के लिए इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे। तो y मेरा कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा आपका ये A3C2, कितना है A3C2 माइनस A2C3 डिवाइडेड बाई क्या है आपका A2B3 माइनस A3B2। तो इस तरह से हम लोग x और y निकाल के अब क्या करने वाले हैं, इस x और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं फ्रॉम वन में क्या करने वाले हैं हम लोग, A1 x का वैल्यू कितना आया हमारे पास B2C3 माइनस B3C2 डिवाइडेड बाई कितना है आपका A2B3 माइनस A3B2 प्लस B1, y का वैल्यू क्या है A3C2 माइनस A2C3 डिवाइडेड बाई A2B3 माइनस A3B2 एंड प्लस C1 इज इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पे दोनों क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है आपका A2B3 माइनस A3B2, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ A1 और ये आपका B2C3 माइनस B3C2 प्लस उसके बाद फिर B1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका A3C2 माइनस A2C3 एंड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, जो एलसीएम हम लिए हैं ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यानी C1 A2B3 माइनस A3B2 और इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या होगा, अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास क्या बचा, A1 B2C3 माइनस
B3C2 प्लस, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, इस टर्म को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाहर में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बाहर में क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका B1 और ये हो जाएगा आपका A2C3 माइनस A3C2 प्लस फिर यहाँ पे आपका C1 और ये क्या हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही जो मेरे पास जो रिलेशन आया है इसी को हम लोग और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है A1, उसके बाद फिर यहाँ क्या है B1 और यहाँ क्या है C1, और बाकी जो ये प्रोडक्ट है इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो देखते हैं। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है मेरा, एक जो भी रिलेशंस आया A1 B1 C1 में, A2 B2 C2 और A3 B3 में जो भी मेरा रिलेशन आया है इसको हम वापस से कैसे लिख सकते हैं वही देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कि दिस लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज, जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर में लिखे थे, थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि दिस लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज। कैसे, तो ये फॉर्म डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब देखिए A1, उसके बाद फिर देख लीजिए बाहर में और क्या था, A1 B1 C1, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रो में लिख लेते हैं B1 C1, और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं A2 B2 C2 फिर A3 B3 एंड C3। ठीक है ना, तो इस जो मेरा जो वो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और यही कहलाता है इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर का। अब इसको थर्ड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है मेरा सेकेंड रो है, और ये थर्ड रो है। ठीक है, ये मेरा कौन सा फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकेंड कॉलम है, और ये क्या है थर्ड कॉलम है। तो सेकेंड ऑर्डर में हम बताए थे कि रो किसको बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट्स मेरा आया है इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जो भी वर्टिकली प्लेस्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, 3 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर का बोलते हैं, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 into 3, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब फिर वापस से हम लोग चलते हैं कि अभी जो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन था उससे हम ये डिटर्मिनेंट लेके आए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो फिर हम इसको एक्सपेंड करके कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लें। क्या है डिटर्मिनेंट आपका, फिर से हम लिखते हैं, क्या है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, A1 के लिए वहां पर कौन सा साइन था, प्लस था, B1 के आगे क्या था, माइनस, और इसके आगे प्लस था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है
A1 को सिलेक्ट करते हैं। तो A1 को सिलेक्ट करने के बाद इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेते हैं इस तरीके से। तो जो बच रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 × 2 का। क्या है ये, B2 C2 और आपका B3 C3। फिर उसके बाद माइनस B1 को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके सामने वाले कॉलम और सामने वाले रो के एलिमेंट्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वो आपका A2 A3, फिर उसके बाद C2 और C3। उसके बाद फिर क्या है C1 के लिए प्लस। अब जब C1 को सिलेक्ट करेंगे तो इसके सामने वाले कॉलम और सामने वाले रो के, यानी अगर C1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके सामने जो रो है और इसके सामने जो कॉलम है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और जो बच रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये क्या है मेरा A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका A1, क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर में आपको बताया गया था किस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2, इधर से फिर मल्टीप्लाई कर लेना है A2 C3 माइनस A3 C2 एंड प्लस C1। फिर क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टेप में इधर से मल्टीप्लाई कर लेना है A2 B3 माइनस A3 B2। देख रहे हैं कि किस तरह से इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग इस डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पर पहुंचे। फिर क्या कर रहे हैं वापस से कि अब इसी डिटर्मिनेंट को लेके इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, उस चीज़ पर आ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि किस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, अभी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग ये रिलेशन लेके आए थे और फिर इसी से हम लोग थर्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझे कि ये डिटर्मिनेंट होता क्या है थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर इसलिए कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का। आपको 2 × 2 में बता चुके हैं कि इसको हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, और जो भी वर्टिकली है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितना है आपका, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखते हैं कैसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2 3 5 1 2 4 0 -1 2, इसको हमको सॉल्व करना है, इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी अब आपको बताए हैं क्या है, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उसको रो वाइज किसी भी रो के अलोंग उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग रो के अलोंग ही इसको, फर्स्ट रो के अलोंग ही इसको हम एक्सपेंड करते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। 2 को सिलेक्ट करना है। जब हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करना है, हमको छोड़ देना है, और बाकी जो एलिमेंट्स बच रहा है उसका हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ले लेना है। देख रहे हैं ना यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। उसके बाद -3 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये और ये जाएगा, 2 × 1 2 -4 × 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद +5 को सिलेक्ट करते हैं तो इसके सामने वाले कॉलम और इसके सामने वाले रो के एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे, और बच क्या रहा है मेरे पास, 1 2 0 -1, इसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये -1 और -0, ये कितना हो जाएगा, -1 -0। फिर से एक बार समझिए कैसे एक्सपेंड करना है हमको। इसको 2 को सिलेक्ट किए
तो 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसके सामने वाले कॉलम और ये रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 और माइनस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 4 एंड माइनस 4 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा -4। उसके बाद फिर जब हम 3 को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो 3 को सिलेक्ट करते हैं तो 3 के लिए क्या है, माइनस साइन हमको देना है, ठीक है ना। तो जब 3 सिलेक्ट करेंगे तो इसके सामने वाले रो और ये सामने वाले कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बच क्या गया मेरे पास, 1 0 4 एंड 2। तो अब इसका हमको प्रोडक्ट लेना है, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 4 यानी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, थर्ड, इसके लिए 5 के लिए क्या है, प्लस साइन है, तो हम लोग +5 सिलेक्ट कर लिए। फिर इसी तरह से इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ेंगे और बच क्या गया मेरे पास, 1 2 0 -1। तो क्या करना है, पहले इसका हमको प्रोडक्ट ले लेना है, तो 1 इंटू -1 -1 माइनस 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया देख लीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -5, यानी ये आपका हो गया 16 -11 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से किसी भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड ऑर्डर और इस पर एक छोटा सा एग्जांपल। फिर हम लोग अब आगे देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे, थर्ड ऑर्डर पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे उस पर। तो चलिए अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग देखे थे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट तक पहुँचे थे। अब क्या है कि अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिए क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर। वो नंबर क्या हो सकता है, एक रियल नंबर भी हो सकता है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए या फिर DET, यानी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट 3 लेटर लेके इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है मेरा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ n इंटू n, ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट AIJ n इंटू n, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट और इसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये AIJ क्या है, ये n इंटू n क्या है, इस चीज़ को चलिए हम लोग फिर से समझते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो क्या है मेरे पास, अभी हम लिखे कि उसको हम लोग जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AIJ n इंटू n। ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट ये है। तो यहाँ पर AIJ है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, क्या कहलाएगा ये, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये I जो बताएगा आपको, ये जो I है, ये I बताएगा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो। I किस चीज़ को बताता है कि जो एलिमेंट्स है वो किस रो में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको बताएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो में, यानी कौन से रो में है वो। J किस चीज़ को बताएगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। उसके बाद फिर मैट्रिक्स जो हम लोग लिखते हैं AIJ m इंटू n, तो डिटर्मिनेंट के लिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर ये m और n इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर जो m होता है ना, ये नंबर ऑफ
रोज को बताता है। किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ रोज। और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि फॉर डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल होना चाहिए इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? n इंटू एन। तो यहाँ पर ये जो n इंटू एन है ये किस चीज़ को बता रहा है? ऑर्डर को बता रहा है। किस चीज़ को? ऑर्डर को, कि n ऑर्डर का है ये। जैसे अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का देखने जा रहे हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी डिटर्मिनेंट को, कोई भी अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुआ है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और उसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं आगे सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से। अब आ जाइए, अब देखते हैं फिर से वापस हम लोग देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए मेरा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? वो भी 2 इंटू 2 का ही होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, AIJ 2 इंटू 2 का मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरा कितना हो जाएगा? ये भी मेरा डिटर्मिनेंट AIJ 2 इंटू 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लिखते हैं अपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ओपन करते हैं इसको AIJ। तो चलिए 2 इंटू 2 मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे A11, A12, A21 और A22। अब ये क्यों लिखे देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पोजीशन को लिख देते हैं। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ये मेरा कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो देख रहे हैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा क्या है? वो फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है ना? अगर मेरे पास AIJ एक एलिमेंट्स है तो एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा? I किस चीज़ को बताएगा? बताइए। ये रो को बताएगा कि किस रो में है, और ये J किस चीज़ को बताएगा कि ये कौन से कॉलम में है, जो मेरा एलिमेंट है वो किस कॉलम में है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे A11 तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 तो ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। फिर देखते हैं A21 का, तो ये क्या है? ये फर्स्ट वाला बताता है रो को। तो देखिए ये सेकेंड रो में है और क्या है? फर्स्ट कॉलम में है। A22 कहाँ है? तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग पीछे देखे थे कि हम लोग को क्या करना है, इसको इस तरह से पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा A11 और फिर कितना? A22 माइनस करना है। उसके बाद फिर A12 एंड A21, A12 इंटू A21। तो यही है मेरा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और इसके वैल्यू को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का मतलब इसमें क्या है? 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो ए मेरा एक मैट्रिक्स है AIJ, ये कितने का होना चाहिए? 3 इंटू 3 का। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट AIJ जो एलिमेंट्स है और ये 3 इंटू 3। अब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए 3 रो और 3 कॉलम हमको लिखना है। तो इस
पैटर्न में हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13। एक्चुअली ये 11, 12 और 13 नहीं है, ये एक्चुअली पोजीशंस है एलिमेंट्स का रोज एंड कॉलम में। क्या है ये? फर्स्ट रो में है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए, ऐसे लिखते हैं ए सेकेंड। अब हमको सेकेंड रो में लिखना है, तो ये पहला जो 2 होना चाहिए, जैसे ये सेकेंड रो होगा ना मेरा R2, तो ये 2 से शुरू होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो में था तो देखिए 1 1 1 फर्स्ट रो का है, सेकेंड कॉलम में है, तो जब इसको लिखेंगे तो ये A21, A22 और A23 हो जाएगा। फिर जब थर्ड रो में लिखने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31, A32 और A33। तो इस तरह से ये मेरे किस रो में आ गया? थर्ड रो में। और कॉलम्स इसमें कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये मेरा थर्ड कॉलम है। और इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 × 3 का हो जाएगा। 3 × 3 का मेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखते हैं, अब किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन हम लोग बताते हैं। जैसे A12 है, तो A12 का क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे A23 का क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये मेरा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को रीड करेंगे। जैसे A31 पे आ गए, A31 पे क्या है? ये थर्ड, इसका जो पोजीशन है वो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। अब चलिए, अब इसको जब एक्सपेंड करते हैं, जैसे पीछे हम लोग ने थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड किए थे, तो वहाँ पर देखे थे किस तरह से हम लोग प्लस और माइनस साइन लिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद उसको हम लोग क्या किए थे? एक्सपेंड किए थे। तो यहाँ भी देखते हैं कि इसको अब हम लोग सेम उसी पैटर्न में एक्सपेंड करेंगे, मगर अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि साइन कैसे हम लोग लेंगे। तो किसी भी एलिमेंट्स का जो साइन होगा, वो साइन जो होगा मेरा वो -1 ⁻ I + j, ठीक है। अब अगर आपका I + j अगर ये एक इवन नंबर आता है, क्या आता है? इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर I + j आपका ये ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि किसी भी निगेटिव का पावर अगर इवन होता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। जैसे मान लेते हैं -1 का पावर अगर 2 है, एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 × -1, 2 बार पावर 2 है इसलिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × -1 कितना हो जाएगा? ये +1। अगर -1 का पावर अगर सपोज 3 है, यानी एक ऑड नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा? -1 -1 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस क्या होगा? -1। तो यहाँ से याद रखिएगा कि अगर निगेटिव का पावर इवन नंबर होता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा आपका वो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि किस एलिमेंट का साइन क्या होने वाला है। देखते हैं, यहाँ पे 1 + 1 2 है ना, तो ये यानी इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2 3 हो रहा है, तो इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ पर फिर इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। यानी फिर यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो रहा है, तो ये फिर कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिर इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये निगेटिव हो जाएगा। यानी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से जो भी एलिमेंट्स है उसका साइन अल्टरनेट चेंज होगा। जैसे प्लस माइनस, यानी रेगुलरली किसी का रिपीट नहीं करेगा, प्लस प्लस या
माइनस माइनस ऐसा रिपीट नहीं करेगा, अल्टरनेट साइन चलेगा। तो जो पीछे जो हम लोग एक्सपेंड किए थे थर्ड ऑर्डर का, तो वहाँ पर जो मेरे पास एक्सप्रेशन था उसी को यूज करके हम लोग वहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज किए थे। बट यहाँ से ये बहुत ही क्लियर है कि किस तरह से हम लोग प्लस और माइनस साइन यूज करेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का साइन क्या होने वाला है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे फिर चलते, इसको आगे पहले एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो अभी अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पर क्या साइन होगा, प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग किस डिटर्मिनेंट को उसके रो वाइज और उसके कॉलम वाइज दोनों साइड से हम लोग कहीं किसी भी रो के एलोंग या किसी भी कॉलम के एलोंग हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, R1 के एलोंग ही इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखते हैं A11 को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि जब किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उसका क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो चलिए इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, A22 A33 माइनस, उसके बाद फिर A32 एंड A23, उसके बाद फिर A12 के लिए क्या है माइनस साइन है, माइनस A12 को सिलेक्ट करेंगे तो इसके सामने के कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा फिर मेरे पास A21 और A33, A21 A33 माइनस A23 और A31, A23 एंड A31 प्लस, इसके लिए प्लस है तो प्लस साइन लेंगे, A13, तो इसके सामने वाले कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा मेरे पास A21 A32। ठीक है, इसको अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो इसको और इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो A21 A32 माइनस A22 एंड A31, तो यही हुआ मेरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल से। ऐसे 1 2 3 2 4 6 3 8 7, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू इसका आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस और प्लस साइन हम लोग ले लेते हैं। तो 1 को सिलेक्ट करते हैं। 1 को सिलेक्ट करने के बाद रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा, ये मेरा 28 हो जाएगा, माइनस 48, 8 इंटू 6 48 हो जाएगा, माइनस 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे। 14 माइनस 6 3 जा 18, तो 14 माइनस 18 प्लस 3 को सिलेक्ट करते हैं। जब 3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो देखते हैं कितना हो जाएगा ये 28 माइनस 48 यानी माइनस 20, माइनस 2, और यहाँ से 14 माइनस 18 यानी माइनस 4, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा प्लस 3, 16 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा ये 4, तो ये आपका माइनस 20 प्लस 8 अब प्लस 4 3 जा 12 यानी माइनस 20 एंड प्लस 20 यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया 0। तो इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को
एक्सपेंड करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 -2 3 -4 6 0 1 -1 एंड 1, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने से पहले चलिए इसको हम लोग इस बार कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, इधर से क्या हो जाएगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा प्लस। इसको हम लोग कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, 2 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 इसके सामने वाले कॉलम और रो को छोड़ते हैं। 6 1 6 माइनस, और ये 0 हो जाएगा, -0 या +0। उसके बाद फिर देख लीजिए, अब इसके लिए क्या है माइनस। अगर -4 को सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए साइन क्या है माइनस, और हम लोग -4 लिखने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा +4। अब इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है मेरे पास, -2 × 1 -2 एंड -1 × 3 यानी -3। फिर उसके बाद +1, तो +1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला रो और इस कॉलम को छोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 × 0 0 -6 3 18, तो -18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 बच जाएगा यहाँ, +4 × यहाँ से आपका हो जाएगा +3 -2 यानी 1 बच जाएगा आपका, और फिर 0 -18 यानी -18। तो ये आपका हो जाएगा 12 +4 -18, ये आपका हो जाएगा 16 -18 यानी -2। तो इस तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, अब कुछ सेकेंड ऑर्डर पर भी कुछ छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इस पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 + √3 √3 -2 √3 + 2 एंड 2 -√3। ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 + √3 × 2 -√3 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 - 2 एंड √3 + 2। तो ये देख रहे हैं क्या है, a + b एंड a - b के फॉर्म पे है। तो आपको मालूम है कि a² - b² जो होता है वो क्या होता है, a + b × a - b के बराबर होता है। तो 2 + √3 एंड 2 -√3 कितना हो जाएगा, a² - b² के पैटर्न पे ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी वही है, √3 - 2 एंड √3 + 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस है, ब्रैकेट दे लीजिए, √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ भी कितना बचेगा आपको, 3 -2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 - 3 1 -3 -4 -1, और बाहर में आपका क्या है, -1 है। तो 1 + 1 इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, फिर उसके बाद साइन 20 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री, यहाँ माइनस डाल लीजिए। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 10
एंड cos 20 माइनस, क्या करेंगे हम, माइनस। अब ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, cos 10 एंड sin 20, sin 20। तो देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, sin 10 cos 20 cos 10 sin 20। तो ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल में एक फॉर्मूला है कि sin a प्लस b, ये क्या होता है आपका, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये कितना के बराबर होता है, sin a प्लस b के बराबर होता है। तो ये भी देख लीजिए, ये आपका कितना हो गया, a, और इसको b मानिए तो sin a cos b, ठीक है, इसको अगर आप a बोलते हैं और इसको b, तो क्या हो गया, sin a cos b प्लस, यहाँ देख लीजिए क्या है, इसको a माने है ना, तो ये a और ये फिर कितना, b, तो क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b, ये कितना के बराबर हो जाएगा, sin a प्लस b, यानी 10 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री, एंड sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करना है आपको, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है आपका, 2 × 2 का, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस 1 और इंटू ये x² माइनस x प्लस 1। उसके बाद क्या करना है हमको, बीच में माइनस साइन देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इधर से इसको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा ये आपका x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये आपको a³ और प्लस b³ क्या होता है आपका, a प्लस b इंटू a² माइनस ab एंड प्लस b²। तो कुछ इसी तरीके का है ये भी, यहाँ आपका x प्लस 1 यानी a आपका x है और b कितना है, 1 है, एंड x² माइनस x है ना। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, x इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो आसान सा चीज़ है। तो ये आपके किसके बराबर है, a³ प्लस b³ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ एंड प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, एंड माइनस ये आपका a प्लस b और a माइनस b इस पे है, तो ये a माइनस b और a प्लस b कितना हो जाएगा आपका, a² माइनस b²। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि a² माइनस b² जो होता है वो a माइनस b और इंटू a प्लस b के बराबर होता है। चलिए बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1 माइनस x² एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस x² एंड प्लस 2, यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है और बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो इक्वल होगा अगर आप पहले ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है आपका 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। कितने का, किस ऑर्डर का है ये, 3 × 3 का है। तो चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका है, हम पीछे भी बताए थे, क्या है, aij m × n है। अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए या के क्या है, यहाँ पर मेरा कोई कांस्टेंट है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को, सपोज अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, अगर यहाँ हम किसी नंबर से या कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। यही दोनों डिफरेंस हैं डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में। ठीक है। अगर सपोज यही मैट्रिक्स आपके पास A इज इक्वल टू ऐसा रहता ए बी सी डी, ठीक है, अगर इसमें हम K से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो जाता, के ए के बी के सी एंड के डी, यानी जो भी इसका एलिमेंट्स है उसमें क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ से, तो ये मैट्रिक्स है मेरा, जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 0 3 0 3 एंड 6 हो जाएगा। और ये आपका 0 0 और 4 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब दोनों का 1 बाई 1 हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग इधर ही निकाल लेते हैं, यहीं पे, यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट 1 0 1, उसके बाद फिर 0 1 2 एंड 0 0 4, ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको बताया जा चुका है, पीछे भी क्वेश्चन किए थे इस पे, कि इसको एक्सपेंड करने के लिए या तो हम उसको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 1 को सिलेक्ट करेंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे, इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे और कितना हो जाएगा, ये 4 × 1 4, माइनस फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 0 इज़ 0। उसके बाद माइनस 0 0 इंटू में आ रहा है, रहने आगे देखना ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। एंड प्लस 1, 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये 0 माइनस 0 0 माइनस 0, यानी ये भी 0 हो गया आपका। यानी यहाँ से इसका जो वैल्यू आया आपका कितना आ गया, 4 × 1 इज़ 4। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं इसका, कि अब जब 3 से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है। तो चलिए 3 टाइम्स a और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ये क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ से, ये 3 0 3 0 3 एंड 6, ये आपका 0 0 12। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट से हमको वो प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से प्लस माइनस और यहाँ फिर प्लस। तो चलिए 3 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 को सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम और रो छूटेगा आपका, 12 × 3 ये 36 माइनस 0 × 6 इज़ 0, फिर यहाँ 0 है, बस डायरेक्ट 0 लिखिए, एंड प्लस 3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपका छूटेगा, ये 0 माइनस 0, ये भी कितना है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 3, ये 108। अब देखते हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ देख लेते हैं, वो कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसका वैल्यू क्या आया आपको, 108 आया है। आपका जो राइट हैंड साइड है वो देख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो 27 टाइम्स एंड डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 4 8 4 2 8, यानी ये भी आपका 108। तो क्या हो गया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ
कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके पास यहाँ यहाँ से x फाइंड आउट करना है और आपके पास एक दो डिटर्मिनेंट है जो दोनों क्या है, इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए जो भी बेसिक क्वेश्चन है इस पर हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा। 2 × 1 = 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 2 = 8। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये कितना हो जाएगा, 2x² एंड -6 × 4 = 24। अब क्या यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 - 8 = -6 और यहाँ फिर 2x² एंड -24। 24 इधर आके आपका +24 हो जाएगा, -6 ये आपका 2x², 24 - 6 = 18 = 2x²। फिर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए यहाँ से, तो 2x² = 18 है, तो आप क्या करेंगे, x² यहाँ से कितना हो जाएगा, 18/2 यानी 9। तो फाइनली x कितना हो जाएगा, √9 यानी ±3 इज़ योर आंसर। तो ये बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन था। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का क्या है। हाँ, यहाँ जो आपको डिटर्मिनेंट गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में गिवन है। तो अब इसका देखते हैं इसको किस तरह से इवेलुएट करते हैं। आपको मालूम है पहले इधर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a + ib × a - ib। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस, यहाँ से कितना हो जाए, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या है आपका c + id × फिर आपके पास -c - id है। तो चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a + आपका a + ib और a - ib यानी आपका ये हो जाएगा a² - b² यानी ib का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये प्लस होना चाहिए था, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस लेके आ जाइएगा तो ये भी इस तरह से a + b और a - b पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका c + id और ये आपका c - id हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a² माइनस, इसको आप एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा, a² - i² एंड b²। यहाँ भी